हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं एमबीए थर्ड सेम के जो स्टूडेंट्स हैं, एमबीए थर्ड सेम में जिन्होंने फाइनेंस ग्रुप लिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें सिलेक्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ते हैं 2 ग्रुप। तो जिन्होंने फाइनेंस ग्रुप सेलेक्ट किया है, उस फाइनेंस ग्रुप का एक पेपर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आपको वीडियोस के माध्यम से जो है पूरी यूनिट्स को एक्सप्लेन किया जाएगा अलग अलग वीडियो में। आज इसका पहला वीडियो आपके पास आ रहा है जिसमें आपका पूरा सिलेबस क्या है, वो पूरे सिलेबस को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को देख करके आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी चीज़ों को करने में। देखिए, आपका पेपर है ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और चूंकि आप थर्ड सेम में है तो थर्ड सेम में आपको मालूम ही है कि 80 मार्क्स का पेपर आता है और 32 नंबर जो हैं वो आपको पासिंग रहता है। फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन है पूरा वर्किंग कैपिटल का। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ वर्किंग कैपिटल है क्या। जानते हो वर्किंग कैपिटल के बारे में? वर्किंग कैपिटल मतलब एक प्रकार से उसको हिंदी में बोलते हैं कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी यानी बिजनेस में 2 प्रकार की कैपिटल यूज होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती वर्किंग। जब हम बात फिक्स्ड की करते हैं तो मतलब जैसे जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स में लगी हुई हो, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन चीज़ों में है तो वो फिक्स्ड कैपिटल हो गई एक प्रकार से। और एक होती वर्किंग कैपिटल, बिजनेस को डे बाय डे बहुत सारे एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उनको करने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में कुछ कैश अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो बस वही कैश से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सब वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। यानी हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, चल संपत्तियां और चल दायित्व, उसका जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल। ये शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग चलता है, यानी अल्पकालीन की जो अरेंजमेंट्स होते हैं उसमें आपको इसको निकालना पड़ता है। और ये आपके डेली के जो खर्चे होते हैं, डेली के जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं एक्सपेंसेस जो बार बार होने वाले होते हैं, उनको पे करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ता है? वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब जो भाई एग्जांपल के लिए अगर आपको किसी को सैलरी पे करना पड़ेगा तो आप बिल्डिंग बेच करके तो सैलरी पे करोगे नहीं, मशीनरी बेच करके तो सैलरी पे करोगे नहीं। तो आपके पास एक पर्याप्त मात्रा में कैश अवेलेबल होना चाहिए जिससे आप जो है आपके बिजनेस को ऑपरेट कर सको। शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जो कैपिटल यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो आपको जो पहली यूनिट में पढ़ना है उसके बारे में मैक्सिमम पार्ट थ्योरी का है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब यहां पर बात आई है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, यानी वर्किंग कैपिटल तो आप मीनिंग के अकॉर्डिंग समझ गए, लेकिन उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट जानते हो, मैनेजमेंट के पूरे फंक्शंस आपके अलग अलग, आपने ग्रेजुएशन में भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े होंगे। तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे होगा, कैसे करना है, कहाँ से अरेंज होगा, कहाँ यूज करना है, ये सब चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या होगा वर्किंग कैपिटल का। ये इंपॉर्टेंस मतलब भाई वर्किंग कैपिटल बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहेगा? वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। अब बार बार आप फिक्स्ड एसेट्स का तो यूज करोगे नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल को ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल के बारे में अपन इसमें मीनिंग, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप, कितने टाइप की वर्किंग कैपिटल हो सकती है, तो वो पूरे टाइप्स इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वर्किंग कैपिटल के बारे में जो है प्रिंसिपल्स हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसके अलावा मैनेजमेंट पॉलिसी क्या होगी। मैनेजमेंट पॉलिसी में मतलब भाई एग्जांपल के लिए छोटी सी बात हम स्टार्ट करते हैं कि वर्किंग कैपिटल में आएगा क्या क्या। तो कैश, उसके अलावा क्या आ सकता है? बैंक, बैंक में आपका पैसा जमा होगा। सबसे लिक्विड एसेट कौन सी है? कैश है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बैंक। रिसीवेबल मतलब आपने किसी को क्रेडिट में सेल किया है तो उनसे पैसा मिलेगा आपको, तो वो डेटर्स कहलाते हैं, वो रिसीवेबल के अंतर्गत आ जाएंगे। और शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट,
शॉर्ट टर्म के जो भी अरेंजमेंट्स होंगे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, वर्किंग कैपिटल। तो बस यहीं पर अपन इसकी मैनेजमेंट पॉलिसी देखेंगे और एक छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा, ये एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। आपका एक पूरा एस्टिमेट आपको बनाना रहेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का, तो वो एक छोटा सा फॉर्मेट आपको यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो मतलब 90% 80% जो रहेगा इसमें आपका थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा और कुछ थोड़ा बहुत 10% मान करके चलो, 15% मान के चलो कि न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें रहेगा, ठीक है। जैसे आपने करेंट रेशो देखा होगा, करेंट रेशो मतलब फॉर्मूला याद है करेंट रेशो का, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो वो करेंट रेशो के बारे में आपको यहां पर पूछ सकता है। करेंट रेशो के साथ साथ क्विक रेशो, क्विक रेशो मतलब लिक्विड रेशो बोलते हैं, लिक्विड रेशो या क्विक रेशो का मतलब का फॉर्मूला होता है करेंट क्विक एसेट्स अपॉन में आता है करेंट लायबिलिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि करेंट एसेट कौन कौन सी होती है, क्विक एसेट कौन कौन सी होती है, करेंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती है, वो सब चीज़ें जो है आपके इस पहले यूनिट के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। जिस यूनिट के बाद जो अगला वीडियो है उसमें मैं आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड यूनिट पे देखते हैं अपन। सेकंड यूनिट में अब बात आती है अकाउंट रिसीवेबल्स। अब यहां पर जो है वहां पर पूरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में बताया। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कुछ पार्ट, उसमें एक आता है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब अब सब जानते हो आपने किसी को क्रेडिट सेल किया तो बताइए आपको पैसा मिलेगा। तो दो टाइप होते हैं उसमें, या तो नगद बेचा आपने तो पैसा तुरंत आ गया, और उधार अगर बेचा है, क्रेडिट में सेल किया है तो थोड़े टाइम के बाद आपके पास पैसा आएगा। तो उसका क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, वो आपका पूरा इसमें है अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। भाई आप उसको कितना टाइम दोगे, आपने अगर ज़्यादा टाइम दे दिया तो आपको भी तो किसी को पे करना है जिससे आपने डील किया होगा, तो फिर वो पैसा आपके पास कहाँ से आएगा। भाई किसी से उधार आप लाए और इसको आपने उधार बेचा, तो उससे आपने 2 महीने का टाइम लिया है, तो सामने वाले को आप 1 महीने का टाइम दो कि भाई मुझे 1 महीने 1.5 महीने में पैसा वापस करो, ताकि मैं उस पैसे को रोटेट कर सकूं, मतलब जिससे मैंने क्रेडिट में परचेस किया उसको मैं उसका पेमेंट कर सकूं। कुल मिलाकर के इस प्रकार से एक ऑपरेट साइकिल होता है, वो चीज चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें आपका अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट पूरा डिटेल में पढ़ना है अपने को। रिसीवेबल्स क्या होते हैं, रिसीवेबल्स में जैसे बोल सकते हैं डेटर्स होते हैं और बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं। डेटर्स मतलब उधार बेचना, वो डेटर्स में आ जाते हैं, और वो डेटर्स अगर कुछ राइटिंग में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं उसको, राइटिंग में अगर कोई प्रॉमिसरी नोट लिख देता है तो वो आपका बिल्स रिसीवेबल के अंतर्गत आता है। तो वो पूरी डिटेल कॉस्ट ऑफ मेंटेन रिसीवेबल्स के बारे में, फैक्टर्स आ जाएगा, आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे डेटर्स क्या बोलते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशो एक आता है, या रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बोलते हैं। अभी अपन इस यूनिट पे पहुंचेंगे तो वहां उसको देखेंगे। इसके अलावा रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के बाद एक एवरेज कलेक्शन पीरियड आता है, कितने दिनों में आप सामने वाले पर्सन से पैसा वापस लोगे, उसके बारे में एक कैलकुलेशन आती है, वो इस चैप्टर इस यूनिट के अंतर्गत हमको पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद क्रेडिट पॉलिसी क्या है, हमारी क्रेडिट पॉलिसी हम कैसे रखें, ठीक है ना, किस प्रकार की होनी चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो हमारी क्रेडिट पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें 2-3 पॉइंट है क्रेडिट पॉलिसी में। क्रेडिट स्टैंडर्ड है, क्रेडिट पीरियड है, कैश डिस्काउंट है और कलेक्शन एफर्ट्स हैं, ठीक है ना। कैश डिस्काउंट सभी जानते हैं, डिस्काउंट के बारे में 2 प्रकार का डिस्काउंट होता है, कैश और ट्रेड। यहाँ पर अपने को कैश डिस्काउंट के बारे में पढ़ना है, और कैश डिस्काउंट के बाद फिर कलेक्शन एफर्ट, हमको अगर किसी से पैसा वापस लेना है तो वो एफर्ट क्या हो सकते हैं। कई बार हम कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी उस केस में देने का प्रयास करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हमको पैसा रिसीव हो जाए, और जितना जल्दी हमारे पास पैसा आएगा उतनी वर्किंग कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी, और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम बिजनेस को ऑपरेट स्मूथली कर पाएंगे, बहुत आसानी से जो है बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे। अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल का कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हमको बिजनेस को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। तो ये सेकेंड यूनिट में हमको पूरा पढ़ना है। थर्ड यूनिट की बात करें तो फिर यहाँ पर पूरा कैश के बारे में आ गया, यानी वर्किंग कैपिटल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कैश, वो कैश के बारे में हम इस यूनिट के अंदर पूरा पढ़ेंगे कि कैश क्या होती है। मतलब कुल मिलाकर के जो पूरा पेपर है आपका, वो वर्किंग कैपिटल में जो करंट एसेट्स होती है, उन करंट एसेट्स को अलग अलग यूनिट में उसने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो जैसे यहां पर कैश मैनेजमेंट आ गया। अब बताइए कैश मैनेजमेंट सब जानते हैं, कैश बजट,
कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश अकाउंट आपने अकाउंट में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो अकाउंट नहीं बनाना है हमको, यहां हमको बनाना है बजट। हमारा कैश का बजट क्या होगा? बजट शॉर्ट टर्म में बनता है, 3 महीने 4 महीने ऐसा बजट तैयार होता है। तो हमारा 3 महीने का कैश बजट क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल उसने जनवरी फरवरी मार्च का डेटा दिया है और उससे हमको बोला है कि अप्रैल मई और जून 3 महीने का कैश बजट तैयार कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कैश बजट का, तो वो अभी कैश बजट में आपको समझाऊंगा कैसे कैश बजट बनाया जाएगा। उसके बाद मैनेजिंग कैश फ्लो, आप कैसे कैश फ्लो को मैनेज करोगे? फॉर एग्जांपल यूजेज ऑफ कैश और सोर्सेज ऑफ कैश, मतलब पैसा कहां से आएगा और कहां पर यूज किया जाएगा, तो वो पूरा का पूरा जो है मैनेजिंग कैश फ्लोज इसके अंतर्गत आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटी से तैयार होता है। पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी एक्टिविटी होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो वो तीनों एक्टिविटी का जो मिश्रण होता है वो आपका कैश फ्लो में दिखाता है। और 2 छोटे छोटे पॉइंट, सोर्सेज ऑफ फंड या सोर्सेज ऑफ कैश और यूजेज ऑफ कैश, पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां पर यूज किया जाएगा, वो पूरा आपका कैश फ्लो के अंतर्गत आता है। कैश मैनेजमेंट मॉडल्स होते हैं। अब कैश मैनेजमेंट मॉडल्स थोड़ा सा एक आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, इसमें कुछ मॉडल्स हैं अलग अलग, वो मॉडल्स के ऊपर अपन पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कैश मॉडल्स हैं। फिर इन्वेस्टमेंट सरप्लस फंड, कहां पर हम कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, उस इन्वेस्टमेंट से हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट को कैसे यूटिलाइज करना है, कहां पर यूज करना है, उसके बारे में आपको एक पॉइंट में बताया गया है। और कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल बहुत ईजी है। ऑपरेटिंग साइकिल आपने देखा होगा, एक पूरा चक्र घूमता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को हमने काय में आपके गुड्स में कन्वर्ट किया, फिर गुड्स से अपन ने कन्वर्ट करने के बाद वो आपका और थोड़ा सा नीचे बढ़ा, उसके बाद कंप्लीट मटेरियल तैयार हुआ। कंप्लीट मटेरियल तैयार होने के बाद उसको हमने मार्केट में सेल किया। सेल करने के बाद जो पैसा आया उस पैसे को वापस क्या कर दिया? यूज कर दिया कहीं ना कहीं। कुल मिलाकर के रॉ मटेरियल परचेस करने से, रॉ मटेरियल तैयार करने से फिनिश्ड गुड्स बना, फिनिश्ड गुड्स को आपने किसी को सेल कर दिया। सेल करने से वही 2 तरीके, या तो कैश में सेल किया या क्रेडिट में किया, और उससे जो पैसा आया उसको वापस आपने यूज कर दिया। कुछ प्रॉफिट को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया और कुछ प्रॉफिट से वापस उसको आपको साइकिल चलाने लगे, मतलब नया प्रोडक्ट लेकर के आ गए, फिर नए प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया, सेल किया। ये एक पूरा चक्र जो है वो निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। यूनिट 4 की बात करें, अब इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आप जानते ही है, स्टॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। वही बात आई, करंट एसेट का एक और पॉइंट यहां पर आ गया, स्टॉक। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। भाई आपको स्टॉक करके रखना है, डिमांड बढ़ गई, आपके पास माल ही नहीं है, मटेरियल ही नहीं है, तो लोगों को कैसे उपलब्ध करा के दोगे? तो पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत डिटेल में यहां पर दिया हुआ है इस यूनिट के अंदर। पूरा स्टॉक के बारे में ही बताया गया है। स्टॉक टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एक पूछा जाता है यहां पर, वो करेंगे। उसके बाद कैसे इन्वेंट्री को होल्ड किया जाएगा। होल्ड करने का मतलब आप आपके पास स्टोर करके रखते हो मटेरियल, तो वहां पर कुछ मेथड्स होती है इन्वेंट्री की। आपने देखा होगा एक होल्डिंग मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेथड होती है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो पहले उसको हम निकालेंगे, इशू करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के आपके गोडाउन में मटेरियल आया, रखा है। अब एक मेथड हो रही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल सबसे पहले आया है आप सबसे पहले उसको बेचोगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है, अगर आप लीफो यूज कर रहे हो तो लास्ट में जो आया है उसको पहले बेचोगे। ऐसा करके जो भी आप उसको रखना चाहोगे, जो भी मेथड मटेरियल के हिसाब से डिपेंड करती है, कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करती है, तो वो आपको यहाँ पर पूरी मिलेगी ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स में, ठीक है। स्टॉक लेबल एंड सेफ्टी स्टॉक। स्टॉक लेबल क्या होगा, उसमें एक जनरली एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और पूछा भी जाता है, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसके बारे में पूरा पूछा जाता है, तो एक वो पढ़ेंगे। उसके बाद उसकी कुछ मेथड्स होती हैं, VED मेथड होती है, ABC एनालिसिस होता है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री होता है, क्लासिफिकेशन है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का। ये पूरी चीजें जो हैं वो आपके 4th यूनिट के अंतर्गत हमको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में पढ़ना रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट 5 यूनिट की बात करें तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। अब वर्किंग कैपिटल
कैसे आप कलेक्ट करोगे, कहां से कलेक्ट करोगे, उसकी फाइनेंसिंग प्रोसेस को 5वीं यूनिट में बताया है, जो पूरा थ्योरेटिकल है, पूरी थ्योरी के रूप में है। भाई फाइनेंस क्या हो सकता है, इसको आप ये देखो, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। सोर्स मतलब वर्किंग कैपिटल के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। तो सोर्स में 2 तरह के सोर्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। यहां दिया होगा देखो, डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मिक्स। अब इसमें नाम वैसा नहीं लिखा है, लेकिन वही 2 सोर्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आपने देखा होगा जनरली शेयर्स इशू करना, ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना, डिवेंचर्स इशू करना। जब आप ये इशू करोगे तो कैश आएगी ना आपके पास। जनरल एंट्री आपने पढ़ी है, इस शेयर इशू किए और पूरा पैसा एक साथ आ गया तो क्या जनरल एंट्री करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा पूरा बैंक में आया तो बोलो आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। चाहे आपने शेयर इशू किए, चाहे आपने डिवेंचर इशू किए या किसी से लोन लिया, ये जब आप लेते हो तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल में कैश या बैंक में अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वो आपका सोर्सेज के अंतर्गत आएगा। तो 2 प्रकार के सोर्सेज इसमें ज्यादातर रहते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। वो पूरे सोर्सेज हमको इसमें पढ़ना है। और फिर एक बैंक के बारे में डिटेल भी दे रहा है, वो आपको ये दिया है, वर्किंग कैपिटल बाय बैंक्स। बैंक्स के थ्रू आप कैसे क्या वर्किंग कैपिटल को कलेक्ट कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में पूरा डिटेल इसमें रहेगा। तो ऐसे करके आपकी पूरी 5 यूनिट्स जो हैं वो वर्किंग कैपिटल की है, ठीक है। और यूनिट वाइज जो है वो हम एक एक टॉपिक को जो है आपके वीडियोस के माध्यम से वो चीज़ें आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये स्कीम आप वैसे तो चूंकि 3rd सेम में हो तो ये प्राय आपको पता ही होगा, 20 नंबर इंटरनल है और 80 नंबर जो है वो एक्सटर्नल मार्क्स, यानी आपको इसको पेपर होता है 80 नंबर का, और वो 80 नंबर का भी ये है। शॉर्ट आंसर 4 क्वेश्चन 8-8 नंबर के हैं तो 32 का वो हो गया, और 3 क्वेश्चन आपके जो हैं वो 16 नंबर के हैं, ठीक है। यानी 8 में से 4 आएंगे, 4 करना है, सॉरी 8 आएंगे उसमें से 4 करना है, और इधर 5 आएंगे उसमें से कितने करना है, 3 क्वेश्चन करना है। तो 32 और 48 मिला करके आपका 80 नंबर का पूरा पेपर हो जाएगा। तो ये वर्किंग कैपिटल का पूरा पेपर है आपका, फाइनेंस ग्रुप का एक पेपर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसका पूरा सिलेबस मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट वाइज जो टॉपिक हैं उन टॉपिक के ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।